हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 28 ऑफ फेब 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज अमित शाह एड्रेस्ड द कोल जनजातीय महाकुंभ ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ सबरी माता जनजातीय एट विच स्टेट। आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स डी विच इज मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश कई सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे फेमस है, लेकिन सबरी माता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे शक्तिपीठ एक जगह है, ये काफ़ी मतलब धार्मिक स्थल है, इसके लिए भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे जो अपनी कोल जनजाति है जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में, एंड उसी के ऊपर यहाँ पे मेन बात हुआ था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपने कोल जनजाति से जितने भी यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स आते हैं उनके लिए ये डे बेसिकली कॉमेमोरेट यहाँ पे किया जाता है। इस कुंभ में, इस महाकुंभ में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, बहुत सारे ट्राइबल लोग यहाँ पे आते हैं और अपने चीज़ों को, अपने जो कल्चर है उनका वो यहाँ पे शोकेस करते हैं, अपनी हिस्ट्री को बताते हैं। इवन दो इसमें से जो ये कोल जनजाति है, नॉर्मली हम लोग को लगता है कि भाई जो हमारी आज़ादी की जो लड़ाई है वो यहाँ पे 1857 के रिवॉल्ट के बाद से ही यहाँ पे मेनली शुरू हुई है। ओके, लेकिन इससे पहले यहाँ पे 1831 में भी यहाँ पे जो कोल जनजातियाँ या फिर यहाँ पे ट्राइबल रीजन के जो लोग होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ या फिर ज़मींदारी सिस्टम या फिर कुछ ऐसी कुरीति यानी कि जो ईविल प्रैक्टिसेस हैं उनके खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ी है। ओके, स्पेशली जो हमारे ज़मींदार थे बेवकूफ़ उनके खिलाफ, और एक ये अपने ब्रिटिश वाले थे उनके खिलाफ। ओके, यहाँ पे लड़ाई लड़ चुके हैं। ओके, इनमें से सबसे बड़ा नाम आता है मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बुद्धा भगत जो है ये सबसे बड़े एक फ्रीडम फाइटर हैं मध्य प्रदेश से, ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर। ओके, अगर आप यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ोगे तो उसमें एक टॉपिक आता है ट्राइबल मूवमेंट का। उसमें मध्य प्रदेश से बुद्धा भगत जी का जो है काफ़ी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है यहाँ पे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना। इसके अलावा जो फार्मर्स हैं वहाँ के, उनको प्रॉपर पैसे वगैरह नहीं देना उनके फार्मिंग के लिए, इसके अलावा मतलब उनके ऊपर अत्याचार करना, एक्सप्लॉयटेशन, इन सब को यहाँ पे रोकने के लिए बुद्धा भगत जी यहाँ पे खड़े हुए थे और लीडर बन गए थे यहाँ पे, और भी अलग अलग काम इन्होंने किया। लेकिन फ्रीडम फाइटर थे ये, काफ़ी अच्छे इंसान थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country has accepted a $442 million wind power project of Adani Green Energy? So answer of second is it's A, which is Sri Lanka. Okay, तो श्रीलंका में यहाँ पे दो अलग अलग यहाँ पे विंड पावर प्लांट यहाँ पे लगने जा रहा है जो कि अडानी ग्रीन एनर्जी इसको यहाँ पे लगाएगी। ओके, यानी कि नाउ दे आर फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, इसके थ्रू यहाँ पे ये 350 मेगावाट की यहाँ पे ये पावर को यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। एटलीस्ट इनके कंट्री में जो पावर की जो समस्या है, जो क्योंकि यहाँ पे कई बार श्रीलंका में ऐसा भी हुआ है कि भाई पूरा श्रीलंका ही यहाँ पे ब्लैकआउट हो चुका है, मतलब पूरे श्रीलंका में कहीं पर भी लाइट नहीं है बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसमें कोल चाहिए होता है और इनके पास पैसे नहीं है उसको खरीदने के लिए, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता था। ओके, थोड़ा नहीं, बहुत प्रॉब्लम रहता था। तो यहाँ पे 350 मेगावाट का अब ये लग जाएगा तो काफ़ी ये मतलब ईजी हो जाएगा लोगों को, कम लाइक थोड़ा जो उनका जो एनर्जी या फिर पावर बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो अब यहाँ पे कम आएगा हल्का फुल्का। लेकिन अभी भी श्रीलंका जो है वो काफ़ी यहाँ पे कर्जे में डूबा हुआ है और मतलब काफ़ी इसकी अभी भी हालत इसकी काफ़ी ख़राब है। ऑल्दो हमारे न्यूज़ में नहीं रहता कि भाई श्रीलंका ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन स्टिल श्रीलंका की हालत काफ़ी ख़राब है। ओके, इसके अलावा रिसेंटली इसको यहाँ पे IMF के द्वारा यहाँ पे बेल आउट पैकेज दिया गया था $2.9 बिलियन का, और अभी मतलब IMF ने दिया है। लेट्स सी कि देखते हैं कि क्या क्या होता है। इसके अलावा जब यहाँ पे अडानी ग्रीन एनर्जी लगा हुआ था, इसके थ्रू यहाँ पे 1500 से लेकर के 2000 तक यहाँ पे न्यू जॉब्स यहाँ पे क्रिएट किए जा सकते हैं। एंड ये काफ़ी अच्छी बात है कि भाई एटलीस्ट कुछ तो सही चीज़ें कुछ तो होने लगी है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें अडानी जी की, तो इनका यहाँ पे $125 बिलियन का यहाँ पे जो पूरा लॉस था, मार्केट वैल्यू जो था वो यहाँ पे गिर गया था। इनके ऊपर कई सारे यहाँ पे एलिगेशंस भी लगे थे कि भाई इन्होंने यहाँ पे जो टैक्स के जो पैसे हैं उसका यहाँ पे इम्प्रॉपर वे में यूज़ किया है। इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें भी यहाँ पे कई सारे मैनिपुलेशंस किए गए हैं जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के द्वारा ही मतलब हिंडनबर्ग ही एक ऐसा है जिन्होंने इनको एक्सपोज किया था, इनके बारे में कुछ बहुत सारी बातें बताई थी, एंड फिर इनके जो मार्केट वैल्यू है वो यहाँ पे डाउन होने लगा था। ओके, अभी भी इनकी भी हालत काफ़ी ख़राब है, दोनों की हालत ख़राब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराष्ट्र औरंगाबाद एंड ओसामाबाद फाइनली renamed as dash. So right answer of third is it's B, which is छत्रपति संभाजी नगर एंड
शिव। ओके, तो सबको पता है कि भाई शांभाजी महाराज जो थे वो काफ़ी मतलब एक बहुत ही बेहतरीन योद्धा थे, शिवाजी के बाद यहाँ पे इन्हीं यही आए थे एंड इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे मराठा एम्पायर को यहाँ पे हैंडल किया था। सेकेंड रूलर इनको बोला जाता है मराठा एम्पायर का, और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रूल आउट किया था। ओके, लेकिन आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम इनकी यहाँ पे मृत्यु हो चुकी थी एंड लेकिन स्टिल इनका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो था मराठा एम्पायर में वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें दारा शिव के बारे में, तो दारा शिव जो है वो एक गुफा का नाम है। ओके, इट्स केव। तो यहाँ पे जो ओसामाबाद है इसका नाम चेंज करके दारा शिव यानी कि उसके जो एक गुफा है वो वहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है, उसके नाम पे यहाँ पे रख दिया गया है एंड जो अपना औरंगाबाद है उसका नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी महाराज नगर के नाम पे यहाँ पे रख दिया गया। ओके, तो देखो क्या था ना कि इसके ऊपर काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे था कि भाई हमें ये नाम चेंज कर दो, बिल्कुल सही नहीं है, औरंगजेब ने बहुत बेकार अपने टाइम पे काम किया, तो आप प्लीज़ इसको हटा दो। ओके, तो अभी यहाँ पे जो होम अफेयर्स है, होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने यहाँ पे बोला ठीक है भाई हटाओ, और फिर जो सेंट्रल का जो एक बार अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद ईजिली यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि भाई केव के ऊपर तो इस पर तो कोई उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। ओके, इनके बारे में लोगों को पता चलेगा। ऑलरेडी महाराष्ट्र के लोगों को भाई अपने मराठा साम्राज्य के बारे में सब कुछ पता ही होगा एंड जो बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा। ओके, next question is which team won the ICC Women's T20 World Cup 23? So right answer of fourth is it's C, which is Australia. Okay, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जीत चुकी है और साउथ अफ्रीका को इन्होंने फाइनल्स में हराया था। ओके, इवन तो अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो यहाँ पे वुमेन्स टीम है वो यहाँ पे 6 बार ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। कब कब? 2010 में, 2012 में, 14 में, 18 में, 20 में और अभी 23 में यहाँ पे ये खेल चुकी हैं और ये सिक्स्थ विनिंग था इनका। ओके, 2010, 12, 14, 18, 20, 23। ओके, इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका जो था इसको यहाँ पे 19 रनों से यहाँ पे हराया गया है। ओके, तो दिस इज इट। इसमें मतलब और कुछ मैं क्या ही बता सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो टीम थी उन्होंने काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा प्रदर्शन किया, लेकिन अलग बात है जीत नहीं पाए। ओके, बट एटलीस्ट उन्होंने अपना 100% दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज 2023? सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स सी, विच इज रशिया। ओके, तो रशिया जो है वो यहाँ पे कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज 2023 में यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। सबको पता है क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। ओके, इसके अलावा अगर हम बात देखो रशिया के अगर कोई भी यहाँ पे अगर नहीं रहेगा तो भाई उसका सबसे बड़ा कारण है यूक्रेन वॉर। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो है अपना कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज ये एक मल्टीलेटरल या फिर मल्टीनेशनल कोबरा एक्सरसाइज यहाँ पे होता है, काफ़ी बड़ा है। यूके में इसको यहाँ पे करने वाले हैं। मार्च 6 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक यहाँ पे ये एक्सरसाइज रहेगा। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है? एक अपना यहाँ पे इंडिया रहेगा ही रहेगा, सिंगापुर रहेगा ही रहेगा, साउथ अफ्रीका भी है, इसके अलावा फिनलैंड है, USA है, स्वीडन है और एक दो कंट्रीज नहीं, बस इतनी कंट्रीज हैं। ओके, 6 कंट्रीज हैं और ये सारे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ओके, ये एक एयरफोर्स की यहाँ पे एक्सरसाइज है और इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करने वाली है। ओके, यहाँ पे जो पायलट्स होते हैं हर कंट्री के उनको यूके वाले जो है वो यहाँ पे एक्सटेंसिव ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही चैलेंजिंग, मोस्ट टफेस्ट एंड मोस्ट चैलेंजिंग एक्सरसाइज है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट वन। ओके, इसमें जो कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे सिखाई जाती हैं और हमारे पायलट्स तो भाई ऑलरेडी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन यहाँ जाके उनको एक तरीके से कह सकते हो कि वार्म अप करने का मौका मिलेगा। ओके, तो अच्छी बात है, इंडिया जो है वो इन सारे एक्सरसाइज में यहाँ पे पार्टिसिपेट करता रहता है। रीज़न कि जब भी यहाँ पे कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन अगर आता है तो वहाँ पे वो ईजिली काम कर पाएगा, अपने स्किल्स को यहाँ पे शो कर पाएगा एनिमी कंट्री को। ओके, तो दिस इज बहुत अच्छी बात है। याद रखिएगा कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में इस बार रशिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैव्स अ रीसेंट फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक हेल्प साइंटिस्ट डिस्कवर? सो राइट आंसर ऑफ 6 इज इट्स बी, विच इज अ न्यू इनर कोर ऑफ अर्थ। ओके, एक नया इनर कोर यहाँ पे पता चला है और इसके बाद यहाँ पे ये सिद्ध हो चुका है कि अर्थ के यहाँ पे 5 अलग अलग यहाँ पे लेयर है। अभी तक सिर्फ पता था कि भाई 4 ही हैं, लेकिन अब यहाँ पे 5वां लेयर भी आ चुका है। ओके, उसको इनर कोर ऑफ अर्थ बोल रहे हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो 5th लेयर है यहाँ पे ये सॉलिड निकल से बना हुआ है, प्लस यहाँ पे इसका आयरन का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई सबको पता है कि अगर ये इनर कोर ऑफ द अर्थ है तो ये अर्थ के एकदम सेंटर में लोकेटेड होगा। इसके अलावा इसमें मतलब मेन क्या काम हो सकता है? ओके, तो देखो
इसमें जो हमारा यहाँ पे प्लैनेट का जो हमारा जो अर्थ का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है इसको हम लोग ईजिली यहाँ पे समझ पाएंगे। ओके, इसके अलावा कैसे कैसे अर्थ यहाँ पे बना है उसके एवोल्यूशन को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर पाएंगे इसकी मदद से। ओके, तो यहाँ पे ये और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर जो नॉलेज है वो यहाँ पे बढ़ेगा। ओके, तो एक तरीके से अर्थक्वेक आया तो हमें एटलीस्ट एक नई चीज़ तो डिस्कवर कर पाए। तो ये कुछ हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ तो बुरा होता ही है। ओके, अर्थक्वेक सही नहीं था, अभी टर्की में भी आया हुआ है, सीरिया में भी आया हुआ है, 50,000 लोगों से ज़्यादा यहाँ पे लोग उनकी मौत हो चुकी है, बिल्कुल भी सही नहीं था। जितना उनकी कंट्री में कोविड से नहीं मरे थे लोग, उससे ज़्यादा अर्थक्वेक में चले गए। ओके, next question is which organization released the international IP index? Short answer of 7th is it's C, which is the US Chamber of Commerce. Okay, तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ओके, सबको पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पेटेंट राइट्स के ऊपर बात करते हैं, ट्रेडमार्क के ऊपर बात करते हैं, इसके अलावा कॉपीराइट हो गया, प्रोटेक्शन लॉज, ये सब कुछ इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ओके, एक तरीके से कह सकते हो कि भाई अगर मैंने कोई चीज़ यहाँ पे बनाई है तो उसके ऊपर कोई दूसरा कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, इसी को यहाँ पे कॉपीराइट लॉ बोलते हैं। पेटेंट मतलब कि उसके ऊपर मेरा ही अधिकार है, कोई एक चीज़ मैंने बनाया और उसको फिर मैंने पेटेंट करवा लिया तो उसके ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है। ट्रेडमार्क भी सेम होता है, एक लोगो बना हुआ रहता है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। ओके, तो इंडिया इन सब चीज़ों में किस किस रैंक पे आता है, तो हमारा रैंक है 42 आउट ऑफ 55 टॉप ग्लोबल इकोनॉमीज में हमारा नंबर 42 पे आता है। तो उतना अच्छा नहीं है, 42 इज़ लाइक ओके, लेकिन इससे और अच्छा यहाँ पे आना चाहिए था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेन रहता है कि भाई हमें यहाँ पे प्रमोशन करना है, साथ में यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन करना है किस चीज़ का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, ताकि हर इंसान जो है वो अपने नए नए चीज़ों को यहाँ पे खोज कर सके और फिर उसको पेटेंट वगैरह करवाए और जो पेटेंट की जो चीज़ें हैं वो और इंडिया में बढ़ सके या फिर हर कंट्री में बढ़ सके। ओके, तो यही सब चीज़ें थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज दैट विल communate its journey in Dibrugarh? So right answer of 8th is it's C, which is MV गंगा विलास। ओके, तो ये जो है अपना यहाँ पे 13 जनवरी को यहाँ पे शुरू हुआ था वाराणसी से और 28 फेब यानी कि आज यहाँ पे जाके ये खत्म हो जाएगा डिब्रूगढ़ में। ओके, काफ़ी लंबा इसने यहाँ पे सफ़र तय किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको यहाँ पे इनॉग्रेट या फिर इसको ग्रीन फ्लैग यहाँ पे दिखाया था। वर्ल्ड का ये लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जब ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ यहाँ पे जाएगा तो इसके बीच में यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश होके यहाँ पे जाएगा। ओके, और इसमें गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, अलग अलग यहाँ पे 27 अलग अलग यहाँ पे रिवर सिस्टम्स को यहाँ पे क्रॉस करके जाएगा। इसके कारण जो अपना टूरिज्म है ऑल ओवर रीजन में वो यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा। ओके, 2 साल तक की जो इसके टिकट्स हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी बुक कर दी गई हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, तो 3200 किलोमीटर का पूरा यहाँ पे डिस्टेंस ये कवर कर चुका है और इसको कवर करने में यहाँ पे 50 डेज का यहाँ पे टोटल यहाँ पे टाइम लगा। ओके, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन इसको इसलिए डाला बिकॉज ये आज मतलब कि ये खत्म हो जाएगा एंड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर याद रखिएगा, आपको ईजिली पूछ देगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर शिप है इसके अंदर हर टाइप की फैसिलिटीज़ हैं और whoever want to go there जा सकता है। इसकी जो टिकट है वो अराउंड 25,000 से लेकर के 30,000 तक इसका टिकट का कॉस्ट है। ओके, तो इफ़ एनीवन हु इज़ रिच दे कैन गो। ओके, next question is which state/UT is expected to be the most climate vulnerable region in India as per recent report? So right answer of 9th is it's A, which is Bihar। Okay, तो बिहार की हालत यहाँ पे 2050 तक एकदम बदतर हो जाएगी। बिहार का जो मतलब अगर हम बात करें क्लाइमेट रिस्क में तो वो बहुत ही हाई नंबर पे, ऑल ओवर वर्ल्ड में 22nd नंबर पे यहाँ पे आता है कि 2050 तक जो बिहार है ऑल ओवर इंडिया में तो भाई 14 अलग अलग यहाँ पे स्टेट्स हैं, लेकिन उनमें से भी जो बिहार है वो उसका सबसे मतलब जो हालत है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ख़राब होने के चांसेस दिखाए जा रहे हैं और उसके बाद जो सिचुएशन रहेगा वो बहुत ही बेकार होगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि भाई अपना इंडिया हो गया, USA हो गया, इसके अलावा अपना यहाँ पे चाइना हो गया, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे अफेक्टफुल यहाँ पे कंट्रीज़ हैं 2050 तक। और जब भी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज यहाँ पे होगा तो तीनों को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला। ओके, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कार्बन रिडक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं,
क्लीन एनर्जी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और भी मतलब हम लोग ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं जिससे जो पॉल्यूशन लेवल है वो यहाँ पे कम रह सके, जो क्लाइमेट चेंज का जो रिस्क है वो यहाँ पे कम हो जाए, इसके अलावा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे कम हो जाए। ओके, इसलिए जो आग वाग लगाते रहते हो फालतू में वो नहीं करना। ओके, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, लोग यहाँ पे इकट्ठे एक साथ जो प्लास्टिक बैग्स है वो जला देते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। स्पेशली फॉर बिहार ये काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। बिहार की पॉपुलेशन भी 13 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, और मतलब काफ़ी हैवी प्रॉब्लम आ जाएगा सारे लोगों के लिए। ओके, और बिहार का प्रॉब्लम हो जाएगा तो भाई कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया से रिलेटेड रहता है, बिकॉज बिहार के लोग ऑल ओवर इंडिया में रहते हैं और मतलब काम करने जाते हैं। ओके, so next question is when we celebrate National Science Day every year. So right answer of 10th is it's B, which is 28th of Feb. Okay, तो 28th of Feb यानी कि आज ही के दिन 1928 के दिन यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो अपना रमन इफेक्ट है उसका यहाँ पे इन्होंने खोज कर लिया था। ओके, इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट में से एक हैं सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन। ओके, इनको यहाँ पे फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1930 में, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी यहाँ पे गर्वतांकित मौका रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे रमन इफेक्ट है उनका सीधा आपको मतलब बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो प्रिज्म से मिल जाएगा। ओके, जब यहाँ पे एक वाइट लाइट या फिर जब नॉर्मल लाइट जब यहाँ पे जाती है एक ही बार जाएगा। ओके, एक ही, हाँ, तो यहाँ पर स्कैटर कर जाता है। ओके, यहाँ पे अलग अलग लाइट के अलग अलग रेज यहाँ पे निकल जाते हैं। तो सीवी रमन जी ने यहाँ पे इसी को रमन इफेक्ट बोला और इसी के ऊपर पूरा उन्होंने अपना खोज किया था। ओके, तो आप कर सकते हो, जो यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको यहाँ पे पता होगा कि भाई रमन इफेक्ट क्या होता है, तो उनको और अच्छे तरीके से नॉलेज होगा। लेकिन मुझे बस इतना पता है कि जो ये प्रिज्म वाला जो सीन है ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना 10th नवंबर को यहाँ पे वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल साइंस डे यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो दोनों चीज़ें याद रखिए, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी ऑब्जर्व रेयर डिसीज डे एवरी ईयर। राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स बी, विच इज 28th ऑफ फेब। ओके, तो रेयर डिसीज डे जो है वो बेसिकली हम लोग इसलिए इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज लोगों को यहाँ पे हम लोग अवेयर करवा सके कि भाई जितने भी डिसीज आसपास हमारे इन्वायरमेंट में है उसमें से कुछ ऐसे डिसीज़ भी हैं जिनके बारे में अभी तक डॉक्टर्स ने खोज भी नहीं किया है और वो लोगों को हो जाता है। ओके, और इसके कारण जो हमारी सोसाइटी है उसमें काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। ओके, जैसे कि कोविड-19 भाई हमें नहीं पता था कि क्या है। कोविड-19 जो यहाँ पे पुराने वेरिएंट्स थे, जो बहुत पुराने थे, जो नॉर्मल खांसी जुकाम टाइप का आता था, उसके मतलब वो नॉर्मल था। ओके, लेकिन कोविड-19 हमारे लिए नया था। ओके, हमारे पूरे जनरेशन के लिए यहाँ पे कोविड-19 एक नया डिसीज़ था, एक रेयर डिसीज़ नहीं कह सकते, एक न्यू डिसीज़ था। तो देखो कितना प्रॉब्लम इसने किया, लेकिन अगर वो रेयर हो जाता है तो और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और जो भी यहाँ पे इससे जो भी लोग यहाँ पे सफ़र करते हैं, इससे जितने भी पेशेंट्स हैं जो यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे सपोर्ट एंड केयर भी यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए पर्टिकुलर डे में कहते हैं। ओके, और रेगुलर चेकअप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा यहाँ पे रेगुलर चेकअप्स के ऊपर काफ़ी मतलब जोर देता हूँ। रीज़न इज दैट कि अगर आप यहाँ पे रेगुलर चेकअप्स करवाते रहोगे तो जो भी आपके बॉडी में प्रॉब्लम होता है वो जो डिटेक्शन है वो यहाँ पे अर्ली स्टेज में यहाँ पे हो जाएगा, तब आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। आप यहाँ पे इजीली कोई भी काम कर पाओगे, उसका जो इलाज होगा वो भी यहाँ पे आप ढूंढ पाओगे। ओके, तो अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट। ओके, तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।